नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में जो हेड कांस्टेबल निकले हैं उन फार्मों के बारे में, इसकी स्टार्ट डेट, लास्ट डेट और एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये जो फार्म है ये 17 मई से शुरू होकर 16 जून तक भरे जाएंगे, जिसमें फ़ीस आप एक दिन एक्स्ट्रा यानी 17 जून तक ऑफलाइन के माध्यम से आप 18 जून तक जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने चालान कटवाया है तो आप इसको 20 जून तक भर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रहे दोस्तों कि बैंक आवर्स के बीच में ही आपको इसको भरवाना पड़ेगा। जब आपकी फ़ीस कट जाएगी तो कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन फार्म में करेक्शन होती है, गलतियां हो जाती हैं, तो करेक्शन विंडो को भी खोला जाएगा और वो करेक्शन विंडो जो है 21 जून से 25 जून तक आप अपना फार्म को करेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन जो है सितंबर 2022 को होगा। तो इसके लिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रहेगी। क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी इसमें वो +2 बेस पे रहेगी और एज लिमिट जो इसमें रहेगी वो 18 से 25 साल तक जो है कैंडिडेट इसको भर सकता है। रिलैक्सेशन जो है एज़ पर रूल, यानी कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उसको 3 साल की और जो SC ST कैंडिडेट है उसको 5 साल की रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलेगी उसको। इसके अलावा जो हेड कांस्टेबल मेल और फीमेल की अलग अलग कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं उसकी डिटेलिंग दी गई है, वो आप नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मेल के लिए इसमें 559 है और फीमेल के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 276 है। इसके अलावा दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इसमें रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद इसमें मेडिकल कराया जाएगा। जैसे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसके बेसिस पे मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और मेडिकल टेस्ट के बाद जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा दोस्तों वो रिटन टेस्ट के बेस पे होगा, इसीलिए हमारा फोकस आज की वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर रहेगा। इसके अलावा जितनी भी रिलैक्सेशन है आप चेक कर सकते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन या फिजिकल हैंडीकैप या और कोई किसी भी तरह की रिलैक्सेशन दी गई है उसको एक बार नोटिफिकेशन से पढ़ लें। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन के लिए बात करें तो बस दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें +2 पास मांगा गया है कैंडिडेट, लेकिन इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखो दोस्तों कि टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। अगर बात करें इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड की तो वो 30 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं और हिंदी की टाइपिंग की बात करें तो वो 25 वर्ड पर मिनट मांगे गए हैं। दोस्तों एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि इसमें और लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें ऑप्शन को ज़रूर चेक कर लें। उसमें आप हिंदी भरेंगे तो टाइपिंग टेस्ट आपका हिंदी में होगा और आप इंग्लिश भरेंगे तो टाइपिंग टेस्ट आपका इंग्लिश में होगा। हिंदी की टाइपिंग टफ़ होती है और ज़्यादातर कैंडिडेट जो हैं वो इंग्लिश की टाइपिंग ही कर सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको इंग्लिश की टाइपिंग को ही ज़्यादातर टिक करना है, लेकिन जो कैंडिडेट हिंदी की टाइपिंग के लिए कंफर्टेबल हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें परसेंटेज की तो दोस्तों इसमें +2 पास मांगा गया है, इसमें कोई परसेंटेज नहीं मांगी गई है, आपको सिर्फ रिकग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना है। और ध्यान रखना कैंडिडेट जो है वो पास आउट ही होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट अभी +2 कर रहा है तो वो दोस्तों इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें और अपना फार्म जो है ना भरें, क्योंकि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है आप पास हों या किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड पे जब एप्लीकेशन या नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट निकली है तब आप पास होने ज़रूरी हैं। तो जो कैंडिडेट जिनका अभी रिज़ल्ट आना बाकी है तो दोस्तों नोटिफिकेशन डेट के अकॉर्डिंग वो एलिजिबल नहीं होंगे। इस तरह से रिलेटेड अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वीडियो ज़रूर डाली जाएगी, आप टच में बने रहें। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम हरियाणा बोर्ड की बात कर लेते हैं
तो हरियाणा बोर्ड में भी रिज़ल्ट आना बाकी है, CBSE का रिज़ल्ट भी आना बाकी है और नोटिफिकेशन आउट हो गई है। तो दोस्तों उस बिहाफ पे आप फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने NCC की है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। वो डिपेंड करता है आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास A ग्रेड सर्टिफिकेट है तो उसमें 2% मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो मिलेंगे, बोनस जिसको अंक बोलते हैं, बोनस अंक बोलते हैं। अगर आपका B ग्रेड सर्टिफिकेट है और आपका B ग्रेड सर्टिफिकेट है तो 3% और C ग्रेड अगर सर्टिफिकेट है तो उसके 5% अंक आपको एग्ज़ामिनेशन में मिलेंगे, जो मेरिट लिस्ट में जुड़ के आएंगे, जिससे आपकी मेरिट लिस्ट बढ़ेगी। उसके अलावा अगर आपने कुछ एडिशनल कर रखा है, जैसे +2 के बाद अपने एजुकेशन जो है अपनी ली है, उस केस में भी कैंडिडेट को प्रेफरेंस मिलेगी। जैसे आपने कोई हायर एजुकेशन कर रखी है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा अगर कर रखा है तो उसके बिहाफ पे जैसे फर्स्ट क्लास केवल पास हैं तो आपको 2% नंबर मिलेंगे। अगर आप सेकंड क्लास से पास हैं तो उसको आपके 3% नंबर मिलेंगे। और अगर आपने फर्स्ट क्लास से पास किए तो 4 नंबर। और अगर 75% या 80 प्लस आपके हैं, डिस्टिंक्शन आपकी आई है, तो उसमें आपको 5% नंबर मिलेंगे दोस्तों। तो इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो अपनी हायर एजुकेशन ज़रूर डालनी है। डिप्लोमा अगर आपने किया है, कोई डिग्री आपने की है, कंप्यूटर डिप्लोमा किया है, तो उसमें अगर ऑप्शन है तो आप उसको ज़रूर डलवाएं। फार्म भरते हुए इस तरह की गलतियां ना करें दोस्तों, क्योंकि इससे आपकी मेरिट लिस्ट पे सीधा सीधा असर आएगा। और एक चीज़ आपको और भी बता दें दोस्तों कि जब भी आप ऑनलाइन फार्म भरते हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज़रूर डालें। कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट जो है वो डुप्लीकेट या फ़ोटोकॉपी को फॉर्म भरते हुए अपलोड कर देता है, जिससे उसके रिजेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो जब भी आप कभी भी फार्म भरें तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं या डॉक्यूमेंट आप डाल रहे हैं उसको आप ओरिजिनल स्कैन करके ही डालें, और वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी दिखाने पड़ सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें कि फार्म कैसे भरना है, तो दोस्तों इसका सिंपल सा प्रोसेस जो है नोटिफिकेशन में दिया गया है। जैसे सबसे पहले आपको SSC की साइट पे जाना पड़ेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पे जाकर आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, जैसे नाम, आधार कार्ड नंबर, फादर नेम, मदर नेम, 10th की मार्कशीट का रोल नंबर और किन से बोर्ड से आपने की है। उसके अलावा आपको आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी आप SSC का फॉर्म भरते हैं तो ये चीज़ें आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप उसको 2 बार भरें। SSC सोचता है कि आप गलतियां कम से कम करें, ना के बराबर करें, क्योंकि एक बार हम लिखते हैं, कई बार टाइपिंग में गलती हो जाती है, कोई कीज़ साथ में दब जाती है तो हमें पता नहीं लगता। इसलिए SSC सोचता है कि उसको 2 बार टाइप करेंगे तो आपकी जो है एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ से ना घबराएं, इसको 2 बार टाइप करें और ध्यान से देखें कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो गई हो, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी है और करेक्शन के बाद भी अगर आपने ठीक नहीं कराया है तो आपके जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट, कैंडिडेचर का रिजेक्ट होना पक्का है। इस तरह की गलतियां ना करें दोस्तों। जब भी फॉर्म भरें तो अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वैसे SSC ने ये कहा है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कम से कम 3 महीने से पहले का ना हो, 3 महीने तक का आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चल जाएगा। और फ़ोटोग्राफ का साइज़ भी इसमें दिया गया है। और एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, जब भी आप अपलोड करते हैं तो उसमें SSC ऑप्शन देता है कि आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डाला है कि नहीं डाला है। और अगर आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ डाला है तो उस पर डेट ज़रूर मेंशन करें। जब आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में जब सारी डिटेल आप 2 बार डाल देंगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके मेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों पे आपका मैसेज जाएगा। तो जब आपका OTP जाएगा वो 4 नंबर का OTP रहेगा दोस्तों। जब आपको दोबारा आप उसमें लॉगिन करोगे तो वो जो OTP एज ए पासवर्ड होगा उसको आप डाल के अपना पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी डिटेलिंग कर सकते हैं।
इसके अलावा उसमें एक स्टेप और रहता है दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसी में सेकंड स्टेप ये रहता है कि वो आपसे कैटेगरी ज़रूर पूछेगा और आपका एड्रेस भी वहीं पे नोट कराएगा जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन में फ़र्स्ट जो स्टेप बनेगा वो आपके पर्टिकुलर का रहेगा, जिसमें आपके नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, 10th कहाँ से पास की है, कौन सा बोर्ड आपने लिया है, और सेकंड स्टेप में आपसे रिजर्वेशन और आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा। उसके बाद वो फाइनल सबमिट कर देगा, रजिस्ट्रेशन आपको हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड होगा। दोबारा से आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो है लॉगिन आप कर सकते हैं। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आप लॉगिन कर लेंगे, पासवर्ड आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है और अपना फॉर्म में एग्ज़ामिनेशन सेंटर भर के और अपनी प्रेफरेंसेस जो आप डालना चाहते हैं कि नौकरी आप कहाँ कहाँ करेंगे, इस तरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप डाल के फॉर्म को सबमिट करने से पहले अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और साइन अपलोड करके उसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। जब आप फॉर्म सबमिट कर लेंगे दोस्तों तो आपको फ़ीस का ऑप्शन मिलेगा। फ़ीस आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से कटवा सकते हैं। जैसे ही आप फ़ीस कटवा लेते हैं फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फ़ीस आपकी 100 रुपये रहेगी। जो SC ST कैंडिडेट हैं, फिजिकल हैंडीकैप है, जो एक्स सर्विसमैन हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सब की, रिज़र्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं और फीमेल्स हैं, उनकी कोई फ़ीस नहीं दोस्तों, वो एग्जेम्प्ट हैं फ़ीस के लिए। लेकिन OBC कैंडिडेट के लिए फ़ीस ज़रूर लगेगी दोस्तों। अपनी फ़ीस के लिए हम आपको एक एडवाइस देना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि आप फ़ीस कटवा रहे हैं तो फ़ीस को आप तुरंत कटवा लें, क्योंकि SSC की साइट लास्ट में बिजी होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट डेट को फ़ीस कटना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है इसको ज़्यादा रन करते हैं। तो कई बार ये होता है कि फ़ीस जो है रह जाती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ख़ास बात ये है दोस्तों कि आपको फ़ीस के लिए भी एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपने सेंटर डाल लिए हैं तो आप एग्ज़ामिनेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा। जब एडमिट कार्ड की डेट जो है वो एग्ज़ामिनेशन से एक हफ़्ता पहले की होगी। हफ़्ता 10 दिन पहले आपको एग्ज़ामिनेशन डेट बता दी जाएगी, सेंटर बता दिया जाएगा। लेकिन एडमिट कार्ड दोस्तों वो 2 या 3 दिन पहले ही निकालने होते हैं, वो तभी आपका एडमिट कार्ड एक्टिवेट होता है। लगभग 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड निकालने का ऑप्शन मिल जाता है। इससे पहले आप स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है, या उसके साथ क्या हुआ है, या आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, उसका सेंटर कहाँ है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। तो इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा दोस्तों। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो कंप्यूटर बेस्ड भी होगा, यानी कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो 25 नंबर का होगा दोस्तों, जिसमें टाइपिंग की स्पीड देखी जाएगी। और उसके बाद एक कंप्यूटर का टेस्ट भी होगा दोस्तों, जिसमें जो भी क्वालिफाइंग का नेचर का होगा। तो जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी दोस्तों वो रिटन टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों के अकॉर्डिंग होगी। तो इसमें जो रिटन टेस्ट होगा वो 100 नंबर का होगा, जो 1.5 आवर 1.5 घंटे का होगा। और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर का होगा। लेकिन एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है दोस्तों कि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है, यानी हाफ़ नेगेटिव मार्किंग है। हाफ़ नेगेटिव मार्किंग एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फॉर्म एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग यानी जिस क्वेश्चन का नहीं पता है उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी तुक्का नहीं मारना है। जहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा रहा है ऑप्शन 4 ही मिलेंगे, तो इसका मतलब 25% चांस है कि आपका क्वेश्चन ठीक हो। तो हम आपको एडवाइस करेंगे दोस्तों कि आप गलत क्वेश्चन का आंसर ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ही ज़्यादा है।
अब बात करते हैं कंप्यूटर टेस्ट की। कंप्यूटर टेस्ट जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया जाएगा, जिसमें 5 सेक्शन होंगे। एक जनरल अवेयरनेस का होगा जो 20 नंबर का होगा, जनरल इंटेलिजेंस का 25 नंबर का, एप्टीट्यूड का 20 नंबर का और इंग्लिश लैंग्वेज का 25 नंबर का होगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएगा जो 10 क्वेश्चन के अराउंड पूछे जाएंगे। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, आपको नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। आपको क्वेश्चन वही टिक करना है जो आपको सही से आता है। नेगेटिव मार्किंग ये बता रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करोगे, कोशिश करोगे कि ये क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन ठीक है, और इस तरह से अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो जाएंगे तो आपके मार्क्स नेगेटिव में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल वही क्वेश्चन करने हैं जो आप बिल्कुल श्योर हो, और तैयारी ज़रूर रखें, बिना तैयारी करके ना जाएं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब कंप्यूटर टेस्ट हो जाएगा उसका सिलेबस जो है इंडिकेट किया हुआ है कि जनरल अवेयरनेस में, जनरल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, और कंप्यूटर में भी क्या क्या सिलेबस है, ये आप नोटिफिकेशन से पढ़ सकते हैं दोस्तों। जो कंप्यूटर टेस्ट होगा इसकी मेरिट लिस्ट जो है प्रिपेयर होगी। जो ये एग्ज़ामिनेशन होगा दोस्तों, इसकी जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी उसमें जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो बुलाए जाएंगे वो 20 टाइम्स जो है वैकेंसी से ज़्यादा बुलाए जाएंगे। तो यहाँ भी रिजेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 20% बहुत 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि 20 में से एक बंदा ही लेना है। लेकिन उसके बाद जो है 3 स्टेप बाकी हैं। फिजिकल टेस्ट है, कंप्यूटर टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। तो इसलिए इन्होंने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है बहुत ज़्यादा बुलाए हैं। अगर आप ठीक से क्वेश्चन के आंसर देते हो एग्ज़ामिनेशन में और आपके प्लस में नंबर आते हैं तो कट ऑफ बहुत ही कम जाने वाली है इस हिसाब से, नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से। तो दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग को देखते हुए गलत आंसर देना ही नहीं है, क्योंकि आपको फिज़िकल तक पहुंचना है। जैसे ही आपका फिज़िकल हो जाएगा फिर आपको टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। टाइपिंग के बाद आपका कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। तो दोस्तों क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर ले, जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें कम से कम आपको जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी है, और SC ST OBC के लिए ये 35% है। फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन के लिए 30% रखा गया है। तो दोस्तों जब आप फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो फिज़िकल टेस्ट होगा दोस्तों उसमें मेल और फीमेल को अलग अलग से फिज़िकल टेस्ट उनका कराया जाएगा। जो फिज़िकल टेस्ट है वो मेल के लिए, उसमें एज का क्राइटेरिया रखा गया है दोस्तों। जैसे 30 साल या उससे ऊपर का कैंडिडेट है वो 7 मिनट में लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए क्या क्या लिमिट है वो यहाँ बताई गई है। अगर उसकी एज 30 से 40 साल के बीच में है तो उसको 8 मिनट लगेंगे, जिसमें लॉन्ग जंप और हाई जंप का क्राइटेरिया दिया गया है। अगर उसकी उम्र 40 साल से ऊपर है, 40 साल से ऊपर सीधी सी बात है या तो वो एक्स सर्विसमैन ही मिलेगा, उसके लिए आप 9 मिनट में जो है लॉन्ग जंप 10.5 और हाई जंप 3 फीट की है। फीमेल कैंडिडेट की बात करें दोस्तों तो फीमेल कैंडिडेट में भी एज का क्राइटेरिया रखा गया है, जिसमें रेस भी ऐड की गई है। जो रेस को भी जोड़ा गया है, और इस तरह से मेल में भी 1600 मीटर की आपकी रेस है, जो 30 साल के कैंडिडेट को 7 मिनट में, 30 से 40 को 8 मिनट में और 40 से ऊपर के लिए 9 मिनट में कवर करनी है। अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 साल से नीचे तक के कैंडिडेट 5 मिनट में, 30 से 40 तक के 6 मिनट में और 40 साल से ऊपर वालों के 7 मिनट में जो है ये रेस कवर करनी पड़ेगी। हाई जंप और लॉन्ग जंप का भी क्राइटेरिया दिया गया है जो उसको क्वालिफाई करना है। दोस्तों फिजिकल
टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर लेने के बाद सबसे पहले आपको फिजिकल मेजरमेंट होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको सीधा दौड़ाना शुरू कर देंगे। वो लोग पहले आपकी फ़िज़िकल मेजरमेंट करेंगे, यानी कि आपकी हाइट को मेज़र करेंगे। अगर आपकी हाइट सही है तभी आप जो है एलिजिबल हैं रेस, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। तो वो 165 सेंटीमीटर मेल के लिए है, जिसमें 5 सेंटीमीटर तक की रिलैक्सेशन रखी गई है जो हिल एरिया के लिए होती है और एसटी कैंडिडेट्स के लिए होती है। चेस्ट का क्राइटेरिया 78 सेंटीमीटर का है जो 82 सेंटीमीटर तक जा सकता है, जिसमें 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन लिया गया है। 5 सेंटीमीटर का इसमें रिलैक्सेशन है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है दोस्तों और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रखा गया है। इसके अलावा एक चीज़ का और भी ध्यान रखें, जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनके लिए कोई फिजिकल टेस्ट जो है वो मान्य नहीं होता, एप्लीकेबल नहीं होता। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड भी बताया गया है कि आपकी जो 6/12 की आइज़ कम से कम ज़रूर हो और इसमें कोई किसी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा दोस्तों। फिजिकल टेस्ट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई हैं नोटिफिकेशन में, वो आप उसकी डिटेलिंग पढ़ सकते हैं दोस्तों। बात करें अब टाइपिंग टेस्ट की। टाइपिंग टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स का होगा। फिजिकल कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा। ये टाइपिंग टेस्ट दोस्तों 10 नंबर का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। कंप्यूटर टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा और टाइपिंग टेस्ट आपका 25 नंबर का होगा। 10 मिनट में आपको कितना टाइपिंग करना है वो मैटर आपको दे दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स जो है दिए जाएंगे। जब आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी, जिसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे फोकस किया जाएगा। ये टोटली वर्बल होगा, 10 मिनट का सेशन होगा। इसमें टेस्ट भी ले सकते हैं जिसमें आपसे टिक करा सकते हैं, या इसको वर्बल भी हो सकता है, कम्युनिकेशन भी हो सकता है। बट ऐसा नहीं है कि इसमें कम्युनिकेशन हो, वो अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर प्रिपेयर करके रखेंगे। ये ज़रूर आपको फॉर्मेट शीट देंगे जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन लिखे होंगे और आपको 10 मिनट में जो है एक टेस्ट जो है कंडक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कोई वर्बल नहीं रहेगा कंप्यूटर टेस्ट में, वो भी आपको वहाँ पे उसको रिटन में देना पड़ेगा कि आपको एक्सेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जो है कितनी नॉलेज है। वो 10 मिनट का अलग से टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ये MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से कवर करने हैं। टाई सिचुएशंस में दोस्तों आपको पता ही है, अगर एज में आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके अलावा अगर कंप्यूटर टेस्ट की बात करें तो कंप्यूटर टेस्ट एज के बाद कंप्यूटर टेस्ट को रखा गया है। कंप्यूटर टेस्ट में अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ध्यान रखना दोस्तों, रिटन टेस्ट की बात कर रहा है। रिटन टेस्ट में अगर आपके मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप जो है टाई सिचुएशन में नहीं जाएंगे। इसके अलावा टाइपिंग और आपके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर का भी इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो टाई सिचुएशन बहुत ही कम आती है, बट ऐसी हो सकती हैं दोस्तों, तो आप इसको इग्नोर ना करें। लेकिन आप इसमें कर भी कुछ नहीं सकते। इसमें बस आपके पास रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की है जो आपको दूसरे से आगे लेके जाएगा। अब जो फाइनल मेरिट लिस्ट की बात कर लें, फाइनल रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों, तो वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट के ऊपर होगा, जिसमें 100 नंबर का कंप्यूटर टेस्ट और 25 नंबर का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसी के बेसिस पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी दोस्तों। ये मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज अपलोड की जाएगी। जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट, मेरिट ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद फाइनल स्कोर जो है दोस्तों वो पब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा इसमें और कुछ जानने का नहीं है दोस्तों। जो भी एडमिट इंस्ट्रक्शंस होंगी वो एडमिट कार्ड में, आपकी ज्वाइनिंग लेटर में, अपॉइंटमेंट लेटर में, वो सब डिस्कस वहाँ कर ली जाएंगी। एक चीज़ का और ख़ास ध्यान रखना दोस्तों
कि आपको टच में ज़रूर रहना है, यानी कि अपने मोबाइल नंबर को चेंज नहीं करना है, मेल आईडी को चेंज नहीं करना है, भूलना नहीं है। ये बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है और अपडेट रहना है, चेक करते रहना है कहीं कुछ अपडेट तो नहीं आ गया है। कई बार क्या है कि हमें कोई ज़रूरी काम हो जाता है और हम जो है उसको भूल जाते हैं और इस टाइम में हमारा काम जो है गलत हो जाता है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अब कुछ बात कर लेते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूर चाहिएंगे जो एडमिट कार्ड में काम आ सकते हैं। कोई भी आपकी फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसमें आपका फ़ोटो हो, नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, फादर नेम हो या एड्रेस हो, वो भी आपकी चल जाएगी। तो इसमें कुछ आईडी दी गई हैं, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का आपको पता ही है दोस्तों क्या क्या लेके जाना होता है, या आप फार्म भरवाते हुए कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी चाहिए होती हैं। जैसे 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, एसेंशियल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपने कोई हायर एजुकेशन अगर आपने कर रखी है वो आपके पास होनी चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिजिकल हैंडीकैप या रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट या हिल एरिया एक्स सर्विसमैन या और भी कोई सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आपके पास होना चाहिए दोस्तों। जैसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या कोई डिपार्टमेंटल है, एनसीसी है, इससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट ज़रूर होना चाहिए। फ़ोटो, सिग्नेचर और फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों यही सारी बातें थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, जिसमें हमने अच्छे से अपनी तरफ से डिस्कशन किया है कि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। और शुभकामनाएं हैं हमारी आपको कि आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें, और कोशिश यही है कि आपको दिन प्रतिदिन आपको अपडेट करते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।